हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम अपनी ई दृष्टि की सीरीज़ में आगे के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो कल तक हमने ये पूरा वनावरण वाला जो पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हमें तमिलनाडु में लौह युग की शुरुआत की पुष्टि से स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगी कि अगर आप स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना और स्टडी विद अनु को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। और 15 मिनट से ऊपर का मैं वीडियो कोशिश करूँगी कि ना हो, ताकि आपका जल्दी से ये कवर हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तमिलनाडु में लौह युग की शुरुआत की पुष्टि। प्रारंभ में ऐसा माना जाता है कि लौह प्रौद्योगिकी यानी कि आयरन टेक्नोलॉजी की उत्पत्ति लगभग पहली सहस्राब्दी यानी ईसा पूर्व में एशिया माइनर में हुई थी और ये तकनीकी प्रसार के तहत तेजी से विश्व के अन्य हिस्सों में फैल गई। ठीक है, इस प्रसार आधारित एक केंद्रित सिद्धांत को चुनौती देते हुए कई विद्वानों ने बहु केंद्रित दृष्टिकोण का समर्थन किया। विश्व के प्रत्येक राष्ट्र ने लौह धातु की प्राचीनता को पहचानने के लिए वैज्ञानिक प्रयास आरंभ किए और भारत भी इस कार्यक्रम से अछूता नहीं रहा। तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग भी तमिलनाडु में लौह धातु के प्रारंभिक उपयोग का पता लगाने और पहचानने के इस विशाल कार्य में सक्रिय रूप से शामिल था। विभिन्न पुरातात्विक जांचों से एकत्रित नमूनों के लिए प्राप्त वैज्ञानिक तिथियों की श्रृंखला ने तमिलनाडु में लौह धातु की प्राचीनता को 2993 ईसा पूर्व से 3345 ईसा पूर्व के कालखंड में रखा है। इस संदर्भ में तमिलनाडु में लौह धातु की उत्पत्ति चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की पहली तिमाही में मानी गई है। ठीक है, अब स्मरणीय तथ्य को देख लेते हैं। तमिलनाडु में हुई नई खोजों से पता चलता है कि दक्षिण भारत में लौह युग की शुरुआत 3345 ईसा पूर्व में हुई थी, जो अब तक के माने गए समय से लगभग 2000 वर्ष पहले का समय दर्शाती है। ये खोज तमिलनाडु को लौह उपयोग और धातु विज्ञान में सबसे प्राचीन क्षेत्रों में से एक के रूप में स्थापित कर सकती है। ये खोज तमिलनाडु के तूतीकोड़ी जिले के शिवगलाई स्थल पर हुई। ठीक है, एंटी क्वालिटी ऑफ आयरन रिसेंट रेडियोमेट्रिक डेट्स फ्रॉम तमिलनाडु नामक रिपोर्ट लेखक के राजन और आर शिवनाथम में इसका उल्लेख है। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार तमिलनाडु में लौह उपयोग की शुरुआत 3345 ईसा पूर्व में हुई। रिपोर्ट में प्रस्तुत ये निष्कर्ष प्रसिद्ध अनुसंधान संस्थानों के द्वारा प्रमाणित है और ये खोज दर्शाती है कि 5300 वर्ष पूर्व ही तमिलनाडु लौह उपयोग में अग्रणी क्षेत्र था। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन। तो सोनमर्ग का अर्थ है सोने का मैदान। क्या अर्थ है? सोने का मैदान। ये श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम के साथ जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय पर्यटन गंतव्यों में से एक है। यहाँ अन्य तीनों स्थल वर्षभर पर्यटकों के लिए उपलब्ध रहते हैं। वहीं सोनमार्ग को NH1 पर भारी बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण एक अद्वितीय चुनौती का सामना करना पड़ता है। प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप लगभग 4 माह तक सड़क बंद रहने के कारण सोनमर्ग पर्यटकों की पहुंच से दूर रहता है और इस क्षेत्र में सभी मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जेड मोड परियोजना को आरंभ किया गया था। 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया और इस सुरंग का पुनर्नामकरण सोनमर्ग सुरंग के रूप में कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि जेड मोड सुरंग का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के जेड के आकार के उस सड़क खंड के नाम पर रखा गया था जहां इस सुरंग का निर्माण किया गया। जेड मोड सुरंग जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित है। इस सुरंग परियोजना की कुल लंबाई लगभग 12 किलोमीटर है। इसे 2700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। इस परियोजना में 6.426 किलोमीटर लंबी मुख्य सुरंग, एक 6.412 किलोमीटर लंबी एक समानांतर निकास सुरंग और दोनों तरफ कुल 5.568 किलोमीटर लंबी पहुंच सड़क शामिल है। ये 2 लेन वाली दिशात्मक सड़क सुरंग गांदरबल जिले में गगननीर और सोनमर्ग के बीच बनाई गई है। समुद्र तल से लगभग 8652 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये सुरंग लेह के रास्ते में श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। केन बेतवा, अब नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी केन बेतवा। एक सेकेंड।
केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना। एनपीपी के अनुरूप नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए अध्ययन करने एवं रिपोर्ट तैयार करने का दायित्व जो है वो जल शक्ति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी को सौंपा गया है। अब इसमें याद रखने योग्य बात यह है कि 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास किया। कब किया? 25 दिसंबर 2024 को। इस परियोजना का शिलान्यास मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत देश की पहली नदियों को जोड़ने वाली परियोजना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्ञात है कि विश्व जल दिवस 22 मार्च 2021 अरे बार बार ये पता नहीं क्या आ जाता है, अभी थोड़ी बहुत इरिटेट होने लग जाती हूँ मैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च 2021 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देश में पहली बड़ी केंद्र संचालित नदी जोड़ो परियोजना जो कि केन बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना के तहत छतरपुर जिला जो कि मध्य प्रदेश का जिला है, ठीक है, स्थित दौधन गांव में केन नदी पर एक बांध का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, छतरपुर जिले के दौधन गांव में केन नदी पर एक बांध का निर्माण किया जाएगा जो कि मध्य प्रदेश का एक गांव और एक ये छतरपुर जिले में एक गांव है। ठीक है, इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी, ठीक है, नामक विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना की जाएगी। अब परिव्यय को देख लेते हैं तो केन बेतवा लिंक परियोजना KBLP की कुल लागत जो है वो 44,605 करोड़ रुपए है। कितनी है? 44,605 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो वर्ष 2020-21 की कीमतों के आधार पर है। ये परियोजना जल की कमी से जूझते उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य तक विस्तारित बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले कौन से? तो उत्तर प्रदेश का आपका बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर जिला इससे लाभान्वित होगा और मध्य प्रदेश का आपका पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोहा, दतिया, निवाड़ी, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिला जो है वो इससे लाभान्वित होगा। अब बात करते हैं केन और बेतवा नदी की। तो केन नदी जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य एक अंतरराज्यीय नदी है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कटनी जिला मध्य प्रदेश स्थित अहिरगवा गांव है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई है 427 किलोमीटर, जिसमें से 292 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है और 84 किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये बांदा जिला उत्तर प्रदेश स्थित चिल्ला गाँव में यमुना में मिल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं, इस नदी पर स्थित रोहन जलप्रपात है। ठीक है, तो ठीक है, और एवं केन घड़ियाल सेंचुरी दो प्रमुख पर्यटक आकर्षक केंद्र भी हैं। ठीक है, केन नदी जो है वो पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है और बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। बेतवा नदी पर राजघाट, परीक्षा और माता टीला बांध जो है वो निर्मित किए गए हैं। अब बात करते हैं ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना की। तो 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री ने ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन किया। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक नवरत्न कंपनी SJVN लिमिटेड ने इस परियोजना को सफलतापूर्वक चालू किया है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क में स्थित है। ठीक है, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना की क्षमता 19 मेगावाट है। ये परियोजना मध्य और उत्तर भारत में सबसे बड़ी फ्लोटिंग परियोजना में से एक है। उल्लेखनीय है कि ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क भारत में स्थित सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है और इस पार्क की कुल क्षमता 600 मेगावाट है। ठीक, अब बात करते हैं जलवाहक अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो संवर्धन योजना की। ठीक है, तो वर्तमान में भारत एक असंतुलित लॉजिस्टिक परिदृश्य का सामना कर रहा है, जिसमें माल परिवहन के लिए सड़कों एवं रेल नेटवर्क पर काफ़ी अधिक निर्भरता है। भारत में समग्र माल ढुलाई में अंतर्देशीय जल परिवहन की हिस्सेदारी मात्र 2% है। ठीक है, अब इसमें याद रखने योग्य बात कौन सी है? तो 15 दिसंबर 2024 को केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जलवाहक नामक अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो संवर्धन योजना को लॉन्च किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जलमार्गों के माध्यम से कार्गो परिवहन को बढ़ावा देना है ताकि रेल और सड़क मार्गों के बोझ को कम किया जा सके। जलवाहक योजना राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी के साथ साथ राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी और राष्ट्रीय जलमार्ग 16
बराक नदी के माध्यम से लंबी दूरी के कार्गो परिवहन को प्रोत्साहित करती है। इस योजना के अंतर्गत कार्गो मालिकों के द्वारा अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन क्षेत्र के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 35% तक प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 16 पर कार्गो परिवहन के लिए अनुसूचित सेवाओं की शुरुआत करने का भी प्रावधान है। इस परिप्रेक्ष्य में 15 दिसंबर 2024 को GR जेट्टी, ठीक है, 15 दिसंबर 2024 को GR जेट्टी कोलकाता से राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और 2 पर अनुसूचित सेवाओं की शुरुआत की गई। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने GR जेट्टी कोलकाता से MVAAI, MV होमी भाभा और MV त्रिशूल नामक मालवाहक पोतों को रवाना किया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। मसाली भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव। ठीक है, तो 9 से 11 अक्टूबर 2022 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का दौरा किया और इस यात्रा के दौरान मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया है। दिसंबर 2024 में मसाली को भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव घोषित किया गया। ये गांव गुजरात के बनासकांठा जिले में सुईगामा तालुका में स्थित है। ठीक है, गुजरात के बनासकांठा जिले के सुईगामा तालुका में स्थित है। इस गांव को PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव घोषित किया गया। उल्लेखनीय है कि मसाली मोढेरा के पश्चात गुजरात का दूसरा सौर गांव है। ठीक है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय की बात कर लेते हैं। तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय, संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है और ये एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार और उसके संगठनों की मौलिक बुनियादी संहिता, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की रूपरेखा भी निर्धारित करता है। इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान को अंगीकृत किए जाने के समय इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और लगभग 1,45,000 शब्द थे। इस प्रकार ये अब तक अंगीकृत किया जाने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय संविधान बन गया था। वर्तमान में भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य रचनाकार माना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति बने थे और ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान ना तो मुद्रित है यानी प्रिंटेड है, ना ही टंकित यानी कि टाइप्ड है। यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हस्तलिखित और सुलिखित है। ठीक है, हस्तलिखित और सुलिखित है, ना तो प्रिंट है और ना ही टाइप्ड है ये। ठीक है, अब बात करते हैं स्मरणीय तथ्य की। 23 नवंबर 2024 को केंद्रीय विधि और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा भारत के प्रथम संविधान संग्रहालय इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम का उद्घाटन किया गया और इस संग्रहालय का उद्घाटन OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है? सोनीपत में। इस संग्रहालय का उद्घाटन संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर के उपलक्ष्य में किया गया। उल्लेखनीय है कि OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में संविधान संग्रहालय और अधिकार एवं स्वतंत्रता अकादमी की स्थापना की गई है। संविधान संग्रहालय भारत के संविधान को समझने का एक प्रमुख केंद्र है। इसमें संविधान के प्रत्येक भाग और उसके महत्व को समर्पित कई खंड शामिल होंगे। इसमें संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य की प्रोफाइल के साथ उन जीवंत बहसों और विचार विमर्शों को भी प्रदर्शित किया जाएगा जिन्होंने अपने समय से आगे की एक सशक्त पांडुलिपि को निर्मित किया। यद्यपि संग्रहालय में संविधान निर्माण से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों की भरमार होगी, लेकिन फिर भी ये केवल 26 नवंबर 1949 से पहले की घटनाओं को दर्शाने वाले दस्तावेजों का संग्रह नहीं होगा। इस संग्रहालय और अकादमी में सामग्रियों का चयन, संग्रह और व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण अंजचिता बी नायर सेंटर फॉर म्यूजियम की प्रमुख के द्वारा किया जाएगा। अब बात करते हैं संविद, भारत का प्रथम रोबोटिक टूर गाइड की। ठीक है, तो 23 नवंबर 2024 को यार 23 नवंबर 2024 को भारत के प्रथम संविधान संग्रहालय के उद्घाटन के अवसर पर यहां भारत के पहले रोबोटिक टूर गाइड, इंडियाज फर्स्ट रोबोटिक टूर गाइड का अनावरण भी किया गया। इस रोबोटिक टूर गाइड को संविद नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? संविद नाम दिया गया है।
ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ की बात कर लेते हैं। तो 26 नवंबर 2024 को भारत के संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। भारत सरकार ने भारत के संविधान के अंगीकरण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले ऐतिहासिक समारोह की शुरुआत करी और ये समारोह हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के तहत आयोजित किया जाएगा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में 26 नवंबर 2024 को संविधान सदन पुराना संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में वर्ष भर चलने वाले समारोह का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर संस्कृत और मैथिली भाषा में भारतीय संविधान का विमोचन किया गया। 26 नवंबर 2024 को ही 10वां संविधान दिवस मनाया गया और इस वर्ष संविधान दिवस का मुख्य विषय है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024, जो कि अब हम कल वाले अपने डे में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद एनु के साथ कनेक्टेड रहिए, स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद एनु को शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए ताकि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस सभी सब्जेक्ट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थोड़ा सा भी यूज़फुल आपको अगर मेरा वीडियो लगता है कोई भी, तो आप प्लीज़ शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में अपनी इस सीरीज़ में कल। तब तक पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी और मेरे दिन के तीनों वीडियोस को देखते रहिए। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, सुबह 8 बजे आपका एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो आता है पेट और एलटी ग्रेड से रिलेटेड, दोपहर को 12 बजे आपको ये करंट का वीडियो मिल जाता है और शाम को 5 बजे आपको पेट का वीडियो मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आपको पेट की क्लास करनी है जिसमें मैं आदित्य रंजन सर की बुक को कंप्लीट करा रही हूँ बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड तरीके से, तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ में।